अस्सलाम वालेकुम जी। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं? व्हाइट हाउस पिक्सेलेटेड पिक्चर्स क्यों जारी कर रहा है? क्या वजह है इसकी? रेड बटन दबने वाला है? ईरान को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का क्या खतरा पड़ गया? इमरान खान का केस लग गया, क्या फैसला आ जाएगा? और साथ साथ हुक्मरानों की खुली मुनाफकत के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और आशिर अजीम गिल साहब एक थे दानिश्वर, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा एंड में जाके। लेकिन सबसे पहले जनाबे वाला, डोनाल्ड ट्रंप साहब तकरीबन पागल हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। वो कह रहे हैं जनाब कि मीडिया के बड़े इदारे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो इनके खिलाफ मैं गद्दारी के इल्ज़ामात इनको करना चाहिए। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के सरबराह जो ब्रेंडन कार है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स को खबरदार किया है कि वो अमेरिकन इंतज़ामिया की लाइन पर चलें, बसूरत दीगर उनका लाइसेंस मुलतवी मनसूख कर दिया जाएगा। कुछ पाकिस्तान जैसी वाइब्स आ रही हैं चोई साहब, ठीक है। दूसरी तरफ जनाब वाला, हजूर वाला, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वाइट हाउस की जानिब से जारी किए जा रहे हैं कुछ पिक्सेलेटेड तस्वीरें जो समझ नहीं आ रही। पहले काफ़ी सारे लोग समझते रहे हैं कि जी वाइट हाउस का अकाउंट हैक हो गया है। कल एक तस्वीर जारी हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप है, और हाथ में उसको कोई रेड सी चीज़ है जो कि रेड बटन से तशबीह दी जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंपू भाई जो हैं वो अब न्यूक्लियर अटैक ऑर्डर करेंगे ईरान के ऊपर। कल ही एक सेनेटर, अमेरिकी सेनेटर ने परसों कहा था, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउस सर्विसेज की ब्रीफिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने कहा था, भाई इस ब्रीफिंग के बाद जंग तो छोड़ो, मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड आई विल नेवर सपोर्ट इट। और सारे अमेरिका में ये कह रहे हैं कि ट्रंपू भाई इतने एक जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर कर भी सकते हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ जनाब जो ईरान के एक रज़ा हुसैन बाकरी साहब हैं, तज्ज़ियाकार है, ईरान में रहते हैं, उन्होंने एक दिलचस्प खबर दी है। उन्होंने कहा जी ईरानी थिंक टैंक्स और इंटेलिजेंसिया के पास रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर एक फॉल्स फ्लैग, यानी पाकिस्तान साइड पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। दूसरा ऑपरेशन हरमैन शरीफैन में, यानी खाना काबा के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। तीसरा जो होगा हादसा वो मस्जिद अक्सा के अंदर होगा, वहाँ पर एक मिसाइल आकर गिरेगा। इन तीनों जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं उसका मलबा ईरान के ऊपर डाला जाएगा। मस्जिद अक्सा के अंदर जब मिसाइल आके गिरेगा तो कहा जाएगा कि ईरान ने ये मिसाइल फेंका है। इसी तरीके से खाना काबा के अंदर आके गिरेगा तो कहा जाएगा कि ईरान की वजह से। बलूचिस्तान में आई डोंट नो क्या मिसाइल फेंका जाता है, क्या किया जाता है, और कहा जाएगा कि ईरान ने किया। ये 3 अदद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाएंगे, ईरान पर मलबा डाला जाएगा। और शायद इसीलिए बहुत सारे तज्ज़ियाकार अब इस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है जनाबे वाला, हजूर वाला, के ईरान से ये कनेक्ट करके तो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना कर दिया जाए, क्योंकि वैसे तो ईरान इनसे हारता नहीं है। ग्राउंड फोर्सेस भी सारे यही कह रहे हैं कि ग्राउंड फोर्सेस भी कुछ नहीं कर सकेंगी, ईरान इज़ ईरान, और इतना आसान नहीं है ईरान को गिराना। देखते हैं क्या होता है जनाब। हम तो फ़िलहाल सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हम बड़ी अच्छी गेम कर रहे हैं, हम चुक के मारा हुआ है। छिक पट 7 अब हम जा रहे हैं, मालूम नहीं कि हमारी इस सालसियों का नतीजा क्या निकलता है, क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या नुकसान होता है। फ़िलहाल तो हमें नुकसान पे नुकसान हुआ चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वैसे तो कल ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के झंडे पे उनको 8 वेसल्स मिले हैं ऑयल के, ईरान ने दिए हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये ईरान ने उनको ऑयल क्यों देना है, क्योंकि अमेरिका तो ख़ुद ऑयल एक्सपोर्टर है, वो ईरान का ऑयल क्यों लेगा, ये भी मुझे कोई कहानी कुछ समझ नहीं आई। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 180 मिलियन पाउंड वाला केस, जिसको कि केस कहना नहीं चाहिए, केस कहने ये केस की तौहीन है, वो उसकी जनाब बिलाखिर वो लग गई है। अपील 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। 31 मार्च को ये सुनी जाएगी। आखिरी हेयरिंग में बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब पेश हुए थे। उन्होंने कहा था, जनाब मैं वकालतनामा जमा करवाना चाहता हूँ इमरान खान की जानिब से, ये मेरा वकालतनामा साइन नहीं करवा के दे रही जेल अथॉरिटीज़। उन्होंने कहा था, मैं 80 साल का आदमी हूँ, मुझे पार्किंसंस है, मुझे हर 4 घंटे में गोली खानी पड़ती है, मैं इस हालत में इस अदालत में पेश हूँ। फिर डोगर साहब कोई भी तारीख दिए बगैर उठकर भाग गए थे, जिसके बाद एतजाज़ अहसन साहब उनके चैम्बर में पहुँच गए थे, वहाँ पर धरना दे दिया था, जिसके बाद डोगर साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि जी केस इसी महीने में लग जाएगा। आज वो 31 मार्च को केस लग गया है, बुशरा बीबी का भी और इमरान खान साहब का भी। मुझे नहीं मालूम अगली पेशी पे प्रोसिक्यूटर पेश होता है नैब का कि नहीं होता। अभी तक तो नैब के प्रोसिक्यूटर्स भागे फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं।
ये जनरल भट्ट साहब जो हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब, बड़े कोई हमारे दलेर जर्नैल होंगे, वो चेयरमैन नैब बन गए। उनको अब एक्सटेंशन भी मिल चुकी है 3 साल की। उन्होंने अपना तमाम 100% दिमाग इस्तेमाल करते हुए ये केस बनाया था। इतना ज़्यादा दिमाग के इस्तेमाल के बाद जो केस भट्ट साहब ने बनाया है, उस केस की हालत ये है, इतनी पतली हालत है इस केस की कि एक पेशी सह नहीं सकता ये केस। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, एक पेशी ये केस सह नहीं सकेगा। अपने जजेस लगाने के बावजूद ये केस सुनने से डर रहे हैं। इतना खौफ है, इतना डर है, इतनी ज़्यादा घबराहट है हमारे हुक्मरानों को। फिर ये रोते भी हैं जनाब के हमारे ऊपर बात कर दी। कल भी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इस हुकूमत ने। कासिम खान जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से आज मीडिया मालिकान को शिकायतें लगा रहे हैं कि जी आपके एंकर ने इसके ऊपर बात क्यों की, इसको नौकरी से निकाले वरना हम आपको इश्तिहारात नहीं देंगे। तो मीडिया में काम करने के इतने बुरे हालात हो चुके हैं। ऐसे में किसी मीडिया चैनल को कुछ बुरा कहना फ़ायदा कोई नहीं रहा। सहाफ़ी नौकरियां कर रहे हैं, अब ये सहाफ़त नहीं कर रहे, नौकरियां कर रहे हैं। पैसे कमाने होते, ज़ाहिर बात है, सब ने घर चलाना होता है। जैसे मैं इधर धूप में बैठ के तो अंडे तो नहीं दे रहा, मैं भी पैसे कमाने की कोशिश ही कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं वो काम नहीं करना चाहता था जो बाकी कर रहे हैं। तो मेरे में एक छोटा सा फ़र्क ये है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग वाकई ही सच तलाश करना चाहते हैं, वो मीडिया सेठों के चुंगल से उनको निकलना होगा, वरना आप जलील होते रहेंगे। तो जनाबे वाला हुकूमत गुस्सेनाक भी है और इस पे भी है, लेकिन क्या कहने ऐसे केस के जो भट्ट साहब ने बनाया, जो कि एक पब्लिक स्क्रूटनी नहीं ठहर सकता। बाय द वे, ये 180 मिलियन पाउंड साहब शहबाज शरीफ साहब के पास है। ये हुकूमत पाकिस्तान को मिल गए थे। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान इस पे इंटरेस्ट भी ढेर सारा मिलियंस में, करोड़ों अरबों रुपए में ले चुकी है। अब ये शहबाज शरीफ साहब अपने पास रख कर बैठे हैं 180 मिलियन पाउंड, जितने भी ये अरबों में बनते हैं। और ये 180 मिलियन पाउंड शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैंने दानिश स्कूल बनाने इन पैसों के। हालांकि इस टाइम पे मैं इन हुक्मरानों की नाअहली की कीमत, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगी हर चीज़ अदा करके ले रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये पैसा अपने कल्ले में दबा कर बैठे हुए हैं। ये मैं निकाल रहा हूँ, ये पैसे दबा के बैठे हैं, वो दे नहीं रहे। पीएसडीपी कट किया आपने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एमएनएज़ को फ़ंड दिया जाता है, एमएनएज़ को जो फ़ंड दिया जाता है, वो फ़ंड नहीं कट होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है, माल पानी भी उसमें है, कमीशनें भी उसमें हैं, फिर वोटरों को लुभाना भी है कि हमने आपके इतने काम कर दिए। तो ऐसे ही चल रहा है। दूसरी जानिब जनाबे वाला, देखते हैं केस किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब कल नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कराची पहुँचे। एयरपोर्ट से वो जहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर 40 गाड़ियाँ थी उनके साथ सिक्योरिटी की, 40 कार्स। वो शहरी रहमान साहिबा के घर पहुँचे, फिर वो पता नहीं किधर चले गए, फिर वो किधर चले गए। पूरा शहर बंद रहा, वो प्रोटोकॉल में घूमते रहे। एक गाड़ी वज़ीर आज़म की बुलेट प्रूफ होती है, 4700 सीसी होती है, ठीक ठाक खर्चा करती है। 40 कार्स, क्या ज़रूरत थी 40 गाड़ियों की। ठीक इसी तरीके से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने बताया कि जी हमने बचत करनी है, तो स्कूल बंद है। छोटे बच्चे जिनका साल शुरू हो रहा था, वो बैठे हुए हैं घरों में। वालिदैन 30-30, 40-40 हज़ार रुपये दाखिला फ़ीसें जमा करा चुके हैं। और मैं ये मामूली स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 30-40 हज़ार अब आम सी बात है, किताबें लेके खर्चा लेंगे आप। सरकारी स्कूल के अलावा कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है। जो सस्ते स्कूल किसी ज़माने में होते थे, उनकी फ़ीसें भी 10-10 हज़ार क्रॉस कर चुकी हैं, आमदन क्रॉस नहीं कर रही। वो वहाँ पर अपना पूरा एंटोराज लेके, अपने 40-45 प्रोटोकॉल लेके, उसके बाद अपनी सहेलियाँ लेके, अपनी बेटियाँ लेके, बेटियों के बच्चे लेकर, अपनी टिकटॉकटरें लेकर वो मैच देखने पहुँच गए। आपने किफ़ायतशारी करनी है, भाषण देने हैं, आपने कुर्बानी मांगनी है, तो सिर्फ अवाम ही क्यों कुर्बानी देगी, मुझे ये ज़रा समझा दीजिए। अवाम पागल के बच्चे हैं कि सिर्फ वही हर चीज़ कुर्बान करते रहें आपकी अय्याशियों पे, आपके अल्लो तलल्लों पे। आपको कितनी गाड़ियाँ चाहिए सिक्योरिटी की? 40 गाड़ियाँ क्या सिक्योरिटी करेंगी, मुझे ये समझा दीजिए। उस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एक तस्वीर आई थी एंटोराज की, 37 कार्स थी उनके साथ, क्योंकि वो बड़ा ओहदा है जी, चेयरमैन सेनेट है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। अयाज सादिक साहब हमें बता रहे थे कि वो एक खुफिया करोला में पहुंच गए, उन्होंने सारी सरकारी गाड़ियाँ मर्सिडीज़ें वगैरह बंद कर दी। बड़ा सर कौम के ऊपर एहसान किया है। आपको मर्सिडीज़ें चाहिए क्यों? आप आम पाकिस्तानियों की तरह आम गाड़ी में क्यों नहीं सफ़र कर सकते? आपको क्या मसला है आम गाड़ी में बैठने से? आपकी दुबर दुख जाती है। हमारे जजेस को BMW चाहिए, स्पीकर को मर्सिडीज़ चाहिए, हमारी मैडम को मर्सिडीज़ चाहिए। आपने ऐसा क्या उखाड़ लिया कि आपको आवाम के पैसे काट के मर्सिडीज़ दीजिए? आपको पाकिस्तानी सुज़ुकियाँ क्यों ना दीजिए आपकी कारकर्दगी के मुताबिक? मेरा ख्याल है कोई भी असल हुक्मरान है, उसको ये भी फ़ैसला करना चाहिए
कि अब सबको हम उनकी कारकर्दगी के मुताबिक गाड़ियों से नवाजेंगे। तो यकीन कीजिए सोराब साइकिल के भी हकदार नहीं होंगे हमारे हुक्मरान। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।